हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पहला यूनिट ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हम इस यूनिट का जो नेम है वही देखते हैं पहले कि क्या है ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। तो ऑरिजिन का मतलब जैसे हम जानते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति, बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से हुई थी कोई चीज़, उसके बारे में तो ऑरिजिन हुआ। तो किस चीज़ का ऑरिजिन हमें देखना है, हमें देखना है ऑरिजिन वाइल्ड प्लांट्स का। ये तो हुआ ऑरिजिन। अब डोमेस्टिकेशन से ये चैप्टर के क्या कहना चाहता है। अगर मैं पूछूं कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस अपने घरों में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और अगर उनसे कोई यूज़ हो तो वो यूज़ लेते हैं उनका प्रोडक्ट, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक उसी तरह डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट होता है, डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं। आप समझिए क्या होता है कि आज हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो भी हैं, गेहूँ वगैरह, धान वगैरह, जितने भी प्लांट्स हैं क्रॉप प्लांट्स, वो कभी किसी ज़माने में वाइल्ड प्लांट हुआ करते थे। वाइल्ड प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो अपने आप उग जाते हैं, उन्हें किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी ह्यूमन कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं, जैसे वीड्स वगैरह हो गई। तो ऐसे प्लांट्स को, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, उन्हीं का हमें डोमेस्टिकेशन और ऑरिजिन पढ़ना है इस चैप्टर में, कि कैसे वाइल्ड प्लांट्स को आज के टाइम के जो क्रॉप प्लांट है उसमें कैसे कन्वर्ट किया गया, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो आई होप चैप्टर का नेम क्लियर हुआ होगा कि ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से क्या कहना चाहता है चैप्टर। तो डोमेस्टिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है। तो सिंपली डोमेस्टिकेशन का मतलब अगर आप एक लाइन में कहें कि हम क्या कहें डोमेस्टिकेशन क्या होता है, तो वाइल्ड प्लांट्स को क्रॉप प्लांट्स में चेंज करना ये कहलाता है डोमेस्टिकेशन। सिंपल एक सेंटेंस में कहेंगे अगर, तो वाइल्ड प्लांट को क्रॉप प्लांट में कन्वर्ट करना ह्यूमन यूज़ के लिए ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें और पूरा अगर हम देखें कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, तो देखिए कोई एक वाइल्ड प्लांट है, वाइल्ड प्लांट मतलब जो अपने आप उग जाता है, उसको ह्यूमन कंट्रोल में लेकर, मतलब हमने उसको अपने कंट्रोल में लिया, उसमें कुछ चीज़ें चेंज की, उसमें जीन लेवल की चेंज की, उसकी इन्वायरमेंटल चेंजेस की, किसी तरह से चेंज कर कर उसको हमने वाइल्ड प्लांट को अपने यूज़ के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से उसमें चेंज किया और अपने अंडर में लेकर उसको ग्रो करना शुरू किया। इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और ये जीन लेवल की चेंज मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के अभी भी होते हैं, जो टमाटर एक बहुत छोटे छोटे एकदम चेरी के साइज़ के टमाटर हुआ करते थे, और अभी भी होते हैं, और एक बड़े बड़े साइज़ के टमाटर होते हैं। तो समझिए इसी से एग्जांपल से कि मान लीजिए पहले डोमेस्टिक वो वाइल्ड अगर स्पीशीज़ है छोटे टमाटर वाली, तो ह्यूमंस ने उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसमें कुछ ऐसे जीन डाले जिससे वो बड़े बड़े फ्रूट देने लगा, बड़े टमाटर होने लगे। तो यही होता है कि जीन लेवल पे चेंज करके हमने कोई वाइल्ड स्पीसीज़ को अपने यूज़ के लिए, उसको अपने फ़ायदे के लिए ऐसा मॉडिफाई किया किसी वाइल्ड प्लांट को। ये वाइल्ड प्लांट, वाइल्ड स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को क्रॉप प्लांट में चेंज करना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। तो अगर डोमेस्टिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा कि डोमेस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ प्लांट स्पीशीज़ अंडर ह्यूमन कंट्रोल, अपने ह्यूमन कंट्रोल में लेकर, एंड ग्रेजुअली मॉडिफाइंग इट टू मेक इट मोर यूजफुल टू ह्यूमंस बाई केयरफुल सेलेक्शन, जेनेटिक अल्टरेशन एंड हैंडलिंग। किसी डोमेस्टिकेशन क्या एक प्रोसेस है जिससे एक प्लांट स्पीशीज़ को, वो प्लांट स्पीशीज़ कैसी, वाइल्ड स्पीशीज़ को ह्यूमन कंट्रोल में लेकर उसके जीन लेवल पे कुछ चेंज करके उसको ह्यूमंस के लिए और फ़ायदेमंद, यूज़फुल बनाना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। और कैसे यूज़फुल बनाएंगे, सलेक्शन से, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होगी उसको चूज़ करके, उसमें कुछ जीन लेवल की चेंज करके, और क्या करेंगे उसमें, या कुल हैंडल करके, उसको हैंडल विथ केयर ज़रूरी है, उसको मेंटेन करेंगे, उसी को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब थोड़ी अगर हिस्ट्री देखें कि डोमेस्टिकेशन शुरू कहाँ से हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी डोमेस्टिकेशन की, तो ऐसा माना जाता है कि आज से 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 साल पहले मेसोपोटामिया में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया में टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास, मतलब जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु रिवर, रावी नदी के किनारे हुई थी। ऐसे ही मेसोपोटामिया में टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे
10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। मतलब वहाँ पर 10,000 साल पहले लोगों ने कोई वाइल्ड स्पीशीज़ देखी, कोई वाइल्ड प्लांट देखा, उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको अपने लिए प्रोडक्ट देने लायक यूज़फुल बनाया और ग्रो करना शुरू किया था। और सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन कौन से थे? तो वो थे वीट, बार्ली, लेंटिल्स मतलब जो दालें होती हैं, तिलहन वगैरह, एंड टाइप्स ऑफ पीस, जो पीस की होती हैं वेराइटीज़ जो भी थी, उनका डोमेस्टिकेशन सबसे पहले किया गया था मेसोपोटामिया में। उसके बाद क्या है कि जैसा कि हम जानते ही हैं, सबको एक कॉमन बात है कि जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, स्मार्ट होता गया, कहने का मतलब जैसे जैसे नेसेसिटी हुई, तो सिर्फ भोजन पे ही तो नहीं डिपेंड रहेगा ना, कपड़े चाहिए और भी रहने के लिए चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पे यही बात लिखी गई है कि डोमेस्टिकेशन से फूड क्रॉप्स का नहीं हुआ, खाने के लिए नहीं हुआ। डोमेस्टिकेशन जब हुआ तो फाइबर वगैरह के लिए भी हुआ, कपड़े बनाने के लिए हुआ, सजावट के लिए भी हुआ, ऑर्नामेंटल वगैरह ब्यूटिफिकेशन के लिए हुआ, चीज़ें हुई कि डेकोरेटिव लगाएंगे फूल वगैरह हम अपने घरों के आसपास तो खूबसूरती लगेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि plants have not been only domesticated for food. कॉटन प्लांट्स were domesticated for fiber which is used in cloth. कॉटन प्लांट को कपड़ों के लिए डोमेस्टिकेट करना शुरू हुआ. Some flowers such as tulip were domesticated for ornamental. ट्यूलिप जैसे फ्लावर को ऑर्नामेंटल खूबसूरती सजावट के लिए यूज़ किया गया. उसके बाद डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ और नॉट वाइल्ड, ये बात ये ध्यान रखनी है। और खुद से भी एक समझ होगी कि जब हमने वाइल्ड स्पीशीज़ को डोमेस्टिकेट कर दिया तो अब वो वाइल्ड नहीं रह चुकी हैं, जब वाइल्ड थी तब थी, अब नहीं है। तो वही लिखा है कि डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ वाइल्ड नहीं होती हैं, वाइल्ड जब तक थी तब तक थी। अब देखना है पायनियर साइंटिस्ट। पायनियर साइंटिस्ट मतलब क्या है कि इस फील्ड में किसने किसने काम किया है। तो एन.आई. वेबिलो का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब इन्होंने ऑरिजिन ऑफ सेंटर दिया है, तो क्या होता है अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ए.पी.डी. कंडोल और एन.आई. वेबिलो के बारे में जान लेते हैं। ए.पी.डी. कंडोल के बारे में तो जानते हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया है, ये सब चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, ए.पी.डी. कंडोल ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन डी प्लांटिस कल्टिवेस। इन्होंने उसने लिखा है कि ऐसा इन कुछ जगहों का नाम बताया है कि यहाँ से ओरिजिन डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, इन्होंने एक थियरी दी है। एन.आई. वेबिलो ने भी थियरी दी है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है कि इन हिज बुक ए.पी.डी. कंडोल इन हिज बुक ओरिजिन डी प्लांटिस कल्टिवेस ही इंडिकेट रीजन्स, उन क्षेत्रों की, जिन जगहों के नाम उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया, बताया है, वेयर प्लांट डोमेस्टिकेशन में हैव टेकन प्लेस, जहाँ पे प्लांट डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ होगा। और जगह कौन कौन सी हैं, चाइना है, साउथ वेस्ट एशिया है, इंक्लूडिंग इजिप्ट एंड ट्रॉपिकल एशिया। ठीक, ए.पी.डी. कंडोल ने इतना बताया। फिर एन.आई. वेबिलो ने क्या किया, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ थियरी ऑफ हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। एन.आई. वेबिलो ने भी अपना एक थियरी दिया है सेंटर ऑफ ओरिजिन का। उन्होंने बहुत एक कहते हैं ना ब्रॉड लेवल पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं, और उन्होंने 36,000 जो होती है, एक बहुत बड़ी मात्रा है, 36,000 तक उन्होंने वीट की अलग अलग क्या कहते हैं कि प्लांट्स वगैरह वेराइटीज़ वगैरह, 10,000 प्लांट्स मेज़ के, 23,000 लेग्यूम्स प्लांट्स को इकट्ठा करके रखा, उस पर रिसर्च किया। और ऐसा उन्होंने रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए हैं। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है कि उन्होंने बताया है एन.आई. वेबिलो ने कि क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो वाइल्ड स्पीशीज से इवॉल्व हुई, ये बात भी इन्होंने अपनी थियरी में बताई है एन.आई. वेबिलो ने। और जो अभी क्रॉप प्लांट है वो वाइल्ड स्पीशीज से इवॉल्व हुई है, जिसका डोमेस्टिकेशन करके उसको क्रॉप प्लांट बनाया गया है, और वो कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह से इवॉल्व हुई होगी। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहने का मतलब है कि कोई एक प्लांट है, मान लीजिए पहले वाइल्ड स्पीशीज़ है, किसी एक जगह पे है, फिर किसी ने उसको देखा होगा, इस इंसान ने, उसके बाद उसने उसको अपने कंट्रोल में लेकर कल्टीवेट किया होगा। तो जहाँ पर उसने सबसे पहले देखा वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। जहाँ पर उसने पहले देखा वहीं उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। फिर उसको ले जाकर जब उसने कहीं और कल्टीवेट किया तो उसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा। लेकिन जहाँ पर वो सबसे पहले देखा गया, जहाँ पर वो सबसे पहले जहाँ पर वो ग्रो हुआ था, ठीक, देखा जब भी किसी टाइम पे भी ग्रो हुआ हो, लेकिन जब किसी ने उसको सबसे पहले वहाँ देखा एक जगह पे, तो वो उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। क्या बताया एन.आई. वेबिलो ने
N.I. Babilo postulated that crop plants evolved from wild species, diverse places which he called primary center of origin. जो वाइल्ड क्रॉप प्लांट्स हैं वो वाइल्ड स्पीशीज़ से इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से, किसी एक डाइवर्स जगह पे वो प्लांट वाइल्ड स्पीशीज़ हो रही थी और जिसको उन्होंने प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहा है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन अगर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के रूप में इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि इट इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, जहाँ पर वो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट डोमेस्टिकेटेड किया गया हो वो या वाइल्ड स्पीशीज़ देखा गया हो, फर्स्ट डेवलप इट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले देखा गया हो। कहने का मतलब इसका यही है कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहाँ है, एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट, बोटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट सबसे पहले उसको देखा गया हो, उसने अपनी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई हो वहाँ पे। ठीक, इसका साफ साफ सिंपल मतलब है कि कोई एक प्लांट जहाँ सबसे पहले उसको देखा गया था वो उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन देखा गया था, मतलब कि वहाँ पे वो ग्रो हुआ था। अब ग्रो हुआ होगा किसने देखा है टाइम मतलब, तो हम अपने ईज़ के लिए समझ सकते हैं कि सबसे पहले उसको वहाँ देखा गया था, वो वहीं पे वो ग्रो हुआ होगा, तो उसी को हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। फिर क्या है कि विद द मूवमेंट ऑफ मैन द क्रॉप्स मूव फ्रॉम दीज लोकेशंस टू अदर वन, फिर जैसे जैसे इंसान अलग अलग जगहों पे जाने लगा, माइग्रेशन हुआ, अलग अलग वजहों से कई लोग कहीं गए होंगे तो वो प्लांट्स भी इंसानों के साथ अलग अलग जगहों पे गई, और जब वो अपने प्राइमरी सेंटर से कहीं और गई तो वो उनका सेकेंडरी सेंटर हुआ। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं रहते हैं, आपका बर्थ वहाँ पे हुआ है, आपके किसी एक शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपका वहाँ पे जन्म हुआ है, आप हमेशा से वहीं रहते आ रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी सेंटर हुआ। अब फिर हुआ कि आप मान लीजिए आगे चलकर कहीं जॉब लगा या फिर कहीं आके दूसरी जगह आप सेटल हो गए, तो आई मीन सेटल हो गए, घूमने गए नहीं, सेटल हो गए, तो वो आपका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन हुआ। ठीक, आई होप इसे समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, N.I. बाबिलो ने 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन दिए हैं, 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन दिए हैं कि इन जगहों पे इन प्लांट्स का जो सबसे पहला डोमेस्टिकेशन है वो शुरू हुआ होगा, वहाँ पे ये वाइल्ड स्पीशीज़ पहली बार गई होंगी या ग्रो की गई होंगी। तो N.I. बाबिलो ने 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन दिए हैं, जिसमें चाइनीज़ सेंटर, हिंदुस्तान सेंटर, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर, नियर ईस्टर्न सेंटर और 2 सेंटर्स हैं। तो इनमें हम देख लेते हैं। पहला है हमारा चाइनीज़ सेंटर। चाइनीज़ सेंटर इंक्लूडेड सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना। चाइनीज़ सेंटर में सेंट्रल चाइना और वेस्टर्न चाइना आती हैं। क्रॉप्स कौन कौन से ओरिजिनेट हुए थे वहाँ पे, रेडिश, एप्रिकोट, पीच, लीची, सिट्रस, सोयाबीन, ये सब चीज़ें चाइनीज़ सेंटर में देखी गई। ठीक, सेंटर का नाम याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान सेंटर दूसरा सेंटर है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हिमालयन सेंटर। हिंदुस्तान सेंटर को हिमालयन सेंटर भी कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, और इसमें इंडिया और बर्मा का पार्ट्स आता है जो मॉडर्न म्यांमार है। हिंदुस्तान सेंटर में कौन कौन से क्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे, तो राइस, शुगर केन, कॉटन, लेग्यूम्स, ब्रिंजल, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान सेंटर में ओरिजिनेट हुई थी। तीसरा है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ USSR। सेंट्रल एशियाटिक सेंटर में ये सब देश आते हैं। और क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी ओरिजिनेट हुई, तो वीट, पी, लेंटिल, एप्पल, स्पिन, ये सब चीज़ें यहाँ से ओरिजिनेट हुई। फोर्थ है हमारा नियर ईस्टर्न सेंटर। नियर ईस्टर्न सेंटर में क्या क्या आते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, जिसमें नियर ईस्टर्न सेंटर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो सब आती हैं। यहाँ से कौन कौन से क्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे जो पहली बार देखे गए थे, वो है बार्ली, वो वीट, लिंसीड, ग्रेप्स वगैरह नियर ईस्टर्न सेंटर में आए थे। पांचवा सेंटर ऑफ ऑरिजिन कौन सा है, मेडिटेरेनियन सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड्स बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सेंटर में आता है। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स हैव देयर ओरिजिन इन दिस रीजन। आज के टाइम में जितनी वेजिटेबल्स कल्टिवेट की जाती है उसमें मोस्ट जो है वो मेडिटेरेनियन सेंटर से ही ओरिजिनेट हुई थी। ये बात तो इसमें याद करने लायक है। याद करने लायक तो खैर सारी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें क्या याद रखना है, सेंटर का नाम तो याद कर ही लेना है, और कुछ याद करें बाद में, लेकिन सेंटर का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर इसमें मेडिटेरेनियन सेंटर में कौन कौन से क्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे, तो वीट, बीन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, शुगर बीट, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी। फिर छठा हमारा कौन सा सेंटर ऑफ ऑरिजिन है, तो एबिसिनियन सेंटर। एबिसिनियन सेंटर इंक्लूड्स यूथोपिया और एंट्रिया के पार्ट्स आते हैं इसमें। और क्रॉप्स कौन से ओरिजिनेट हुई थी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, सीसेम, ये सब चीज़ें
एबिसिनियन सेंटर में हुई थी। उसके बाद हमारा 7 सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। सेंट्रल अमेरिकन सेंटर में आती हैं, दिस सेंटर इंक्लूड्स मैक्सिको और नेबरी कंट्री। मैक्सिको और आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल अमेरिकन सेंटर में आई। यहाँ से कौन कौन से क्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे, तो मेज़, बीन्स, चिली, कॉटन, पम्पकिन, गॉड, ये सब चीज़ें। 8वां हमारा जो और लास्ट सेंटर ऑफ ऑरिजिन है वो है साउथ अमेरिकन सेंटर। साउथ अमेरिकन सेंटर में पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और जितने आइलैंड है वो आए। यहाँ से क्रॉप्स कौन कौन से ओरिजिनेट हुई थी, तो इजिप्टियन कॉटन, टोबैको और स्वीट पोटैटो। ये तो हुए हमारा सेंटर ऑफ ऑरिजिन। अब हमारा क्या है, अब है हमारा इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या है, तो क्या क्या डोमेस्टिकेशन के प्रभाव क्या क्या हुए, क्या क्या कुछ पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, हमने वाइल्ड स्पीशीज़ को लेकर उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट किया, कल्टीवेट किया उसको बड़े स्केल पे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ह्यूमन अगर कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है अपने लिए तो उसमें बेटर चीज़ें ही करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यील्ड मिल सके। तो डोमेस्टिकेशन के जो इफ़ेक्ट है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव ही हैं और अच्छे इफ़ेक्ट है। एक दो को छोड़ के, वो भी प्लांट्स के लिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल, लेकिन जो इफ़ेक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन है वो ज़्यादातर अच्छा इफ़ेक्ट है। जैसे इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो क्या हुआ कि डोरमेंसी पीरियड है वो डोमेस्टिकेशन की वजह से कम हो गई। डोरमेंसी क्या होती है कि जो इनएक्टिवेशन होता है स्टेज होता है प्लांट्स का। इनएक्टिवेशन स्टेज मतलब जब तक सीड होता है, बीज होता है, तो वो जब ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो अपने इनएक्टिव स्टेज में है, लेकिन जब हम उसको प्लांट कर देते हैं और वो ग्रो करने लगता है तो वो अपने एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ठीक, तो ये हुआ। टॉक्सिक वगैरह जो सब्सटेंसेस हुआ करती थी या और भी अनवांटेड चीज़ें हुआ करती थी फ्रूट्स वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में, डोमेस्टिकेशन की वजह से वो भी कम हुई, क्योंकि हमने उसमें कुछ चेंज किया, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि टॉक्सिक वगैरह उसमें ना आए। तो इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन में क्या है कि मोस्ट वाइल्ड स्पीशीज़ फीचर्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिकेशन। जो वाइल्ड स्पीशीज़ की कई सारे फीचर्स हैं वो डोमेस्टिकेशन की वजह से इफ़ेक्ट हुई, जो कि विच इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। और किस किन वजहों से इफ़ेक्ट हुई हैं वो, जो उनमें फीचर्स बदलाव आए हैं किन वजहों से आए हैं, तो म्यूटेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई वाइल्ड स्पीशीज़ लेकर उसको उसमें कुछ चेंज करते हैं, जीनोम लेवल पे चेंज करते हैं, उसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, किसी दूसरे प्लांट के साथ उसका हाइब्रिडाइज कराएंगे, म्यूटेशन करवाएंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे, तभी तो हम उसको कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज़ में लेते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो भी वाइल्ड स्पीशीज़ में चेंजेस आई हैं फीचर्स में, वो किन वजह से आई हैं, तो म्यूटेशन की वजह से आई हैं, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आई हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आई हैं। ऑल ऑफ विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन और नेचुरल सिलेक्शन। वो या तो ह्यूमन या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आई हैं। ह्यूमन के द्वारा कैसे आई है कि ह्यूमन ने अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई किया है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जैसे हम जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे सर्वाइव कर पाएगा जो स्पीशीज़ वो जिंदा रहता है और जो नहीं कर पाता है वो मर जाता है। तो वही है ये चीज़ें। उसके बाद क्या है कि ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन के दौरान सम ट्रेट्स हैव चेंज, कुछ कैरेक्टर्स हैं वो उसमें चेंज हुए। सम हैव डिसअपीयर्ड, कुछ गायब हो गई मतलब ख़त्म हो गई, और सम हैव इवॉल्व, और कुछ बहुत अच्छी हो गई। ठीक, डोमेस्टिकेशन से क्या क्या हुआ, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के वो बदल गए, कुछ क्या हुए वो ख़त्म ही हो गए, गायब हो गए बिल्कुल, और कुछ इवॉल्व हो गए। तो कौन कौन से चेंजेस हैं वो देखते हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स हु हैव बीन अफेक्टेड। तो क्या क्या है, एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ ए स्पैटरिंग ऑफ ए पॉड्स और स्पाइक। ये क्या है, स्पाइक जो पॉड्स होती हैं, पॉड्स जैसे हम मान लेते हैं जो मटर का होता है, पॉड होता है, तो इसमें क्या होती है कि वो वाइल्ड स्पीशीज़ में फैले जैसे ऐसे स्पैटर की हुई रहती थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं डोमेस्टिकेशन की वजह से ख़त्म हुई। अब वो पॉड हम देखते हैं कि कैसा होता है, मटर का बंद होता है बिल्कुल। फिर एलिमिनेशन ऑफ डोरमेंसी पीरियड, अभी मैंने बताया कि डोरमेंसी पीरियड भी ख़त्म हो गया। इनएक्टिवेशन स्टेट है वो बहुत कम हो गई। उसके बाद डिक्रीज इन टॉक्सिस और अदर अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, टॉक्सिस वगैरह भी प्लांट से ख़त्म हुए। इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रेन्स और फ्रूट्स, साइज में बढ़ोतरी हुई, ग्रेन्स बढ़ा हुआ, फ्रूट का बढ़ाया गया। तो ये तो होना ही था, यील्ड बढ़ाने के लिए हम जब बना रहे हैं उसको तो उसमें ऐसी चीज़ें मॉडिफाई तो करेंगे कि उसका साइज़ बड़ा हो तभी तो ज़्यादा यील्ड मिलेगी। फिर क्या हुआ, प्लांट टाइप चेंज इंक्रीज ड्यूरिंग, प्लांट टाइप चेंज इंक्लूड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हाइट, मोर टिलर्स, लीफ साइज ब्रांच। ये क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिकेशन की वजह से प्लांट का टाइप भी चेंज हुआ, जिसमें
या तो प्लांट का हाइट बढ़ा या कम हुआ, कुछ उसमें ब्रांचिंग पैटर्न्स में भी डिफरेंसेस आए, लीफ साइज़ भी बड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, अर्ली मैच्योरिटी, मैच्योर हो पहले आई, तभी मैच्योरिटी पहले आई तो यील्ड हमें पहले मिलेगी। फिर इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक यील्ड ज़्यादा मिलेगी हमें। फिर डोमेस्टिक पॉलिनेशन हैबिट्स में भी चेंज आया। जैसे कि हम जानते हैं, अगर पहले का पढ़ें बहुत, अगर हम पैलिनोमिक एविडेंसेस पढ़ते हैं जो, तो पढ़ते हैं कि पहले 2 सेल स्टेज पे ही पॉलिनेशन हो जाता था, 3 सेल स्टेज पे, ये सब चीज़ें हैं। तो यही है कि पॉलिनेशन हैबिट्स में भी चेंजेस है। फिर एक है सिंक्रोनी इन फ्लावरिंग। सिंक्रोनी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सीज़न है, वो फ्लावर्स का कह सकते हैं कि मेटिंग सीज़न है, वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करती है, मतलब मेटिंग सीज़न है। अभी एक मान लीजिए फेब में प्लांट्स का मेटिंग सीज़न है, तो उनमें उनका कितना यील्ड हो रहा है, आप समझ लीजिए कि कितना यील्ड हो रहा है। यील्ड नहीं, आप मेटिंग सीज़न ही समझिए कि मान लीजिए फेब में प्लांट्स का मेटिंग सीज़न है, तो फेब में कितना मेटिंग हो रहा है उसके कंपेयर में किसी दूसरे प्लांट सीज़न, किसी दूसरे सीज़न में कितना मेटिंग हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको सिंक्रोनी कहते हैं। सिंक्रोनी क्या कहते हैं, किसी जो पर्टिकुलर प्लांट सीज़न का मेटिंग सीज़न है प्लांट का, मतलब फेब मेटिंग सीज़न है ये, ठीक। किसी एक चीज़ का होता है ना कि ये ही सीज़न होता है, जैसे हम जानते हैं एग्ज़ाम्स मोस्टली मार्च में होते हैं, तो मार्च को हमने मान लेते हैं एक एग्जामिनेशन सीज़न है। तो वैसे ही प्लांट्स का मान लीजिए एक मेटिंग सीज़न है, पर्टिकुलर फेब में मेटिंग सीज़न है, फेब में उनका कितना मेटिंग परसेंटेज है या मेटिंग है, और किसी दूसरे महीने में कितना मेटिंग हो रहा है, तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको सिंक्रोनी कहते हैं, ठीक। तो सिंक्रोनी में भी चेंजेस आए। उसके बाद लॉस ऑफ डिफेंसिव एडेप्टेशंस लाइक हेयर थॉर्न्स इंसेक्ट, और जो प्लांट्स का डिफेंसिव एडेप्टेशंस है, जो बचाव वाले कांटे वगैरह, थॉर्न्स, हेयर्स वगैरह थी, उन सब चीज़ों में भी कमी आई है, वो भी ख़त्म हुए हैं डोमेस्टिकेशन की वजह से। तो ये हैं हमारे डोमेस्टिकेशन के इफ़ेक्ट्स। अब क्या है कि अब हमारा स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन है। तो स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन में क्या है, स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एक आप स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, पहले आदि मानव था, फिर मानव बना। जैसे हम पढ़ते हैं कि आग का कैसे डिस्कवर हुआ, एक्चुअली आग का डिस्कवर नहीं हुआ, ह्यूमंस ने कैसे आग को यूज़ करना सीखा और उसका अदर यूजेस कैसे समझे, ये जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि किसी ने देखा होगा 2 पत्थरों को आपस में ऐसे रगड़ा होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से आग हो गया होगा, उसमें आग लग गई होगी, तब समझ में आया होगा ह्यूमंस को कि अच्छा ऐसे करने से आग होती है। फिर कभी कोई मीट का टुकड़ा आग में चला गया होगा, फिर उसको टेस्ट किए होंगे तो समझेंगे अरे आग में इसको पकाने से तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। तो ठीक वैसे ही डोमेस्टिकेशन है। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि इसको कुछ 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया है कि मान लीजिए कोई ह्यूमन कॉलोनी है, ह्यूमन कॉलोनी मतलब वहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे ह्यूमंस रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई प्लांट वगैरह का कोई जो सीड है, वह तो एयर की वजह से या इंसेक्ट की वजह से या पोलन है, वो आकर ह्यूमन के कॉलोनी में गिर गया होगा और वो ग्रो कर रहा होगा, ठीक। पहला स्टेज में ये होता है। दूसरे स्टेज में क्या होगा, जैसे जैसे वो प्लांट्स ग्रो करने लगा होगा, उसमें से कुछ इल्ड वगैरह हुआ होगा, तो ह्यूमन ने देखा होगा, तो उसको लगा हुआ होगा कि ये तो मेरे यूज़ का चीज़ है, तो फिर ह्यूमंस ने उसको खुद ग्रो किया होगा, उसको प्रोटेक्शन किया होगा एनिमल्स वगैरह से, कि ताकि कोई उसका एनिमल ना काट दे, आई मीन एनिमल उसको खा ना जाए उस प्लांट्स को, क्योंकि उस टाइम तक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू था, ये जानिए, ठीक। क्योंकि एनिमल्स वगैरह रहते थे और बाहरी से भी कोई एनिमल्स उस प्लांट्स को नहीं खा नहीं जाए। तो सेकेंड स्टेप में ये है स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या है, ह्यूमंस ने खुद उस प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, मतलब डोमेस्टिकेशन जहाँ से शुरू हो गया, ह्यूमंस ने उसको अपने अंडर में लेकर और उसका खुद यूज़ करना शुरू कर दिया, अलग अलग वेज से अलग अलग उसको ग्रो कराने लगा, प्लांट्स वगैरह में, फील्ड वगैरह में उसको ग्रो कराने लगा। तो ये स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है, मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि क्या हुआ था, खुद भी हम कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने आग का देखा है और मीट वगैरह का, तो वैसे ही है। तो अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें इसको, बाकी नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, द प्री एडोप्टेड वाइल्ड स्पीशीज़, वाइल्ड प्लांट विथ वेरी टेंडेंसीज। वीडी टेंडेंसी मतलब जानते हैं ना, जो अपने आप उग जाती है घासें, तो जो प्लांट्स का वीडी टेंडेंसी है, एंड लार्ज रिजर्व्स ऑफ फूड बिगेन टू कॉलोनाइज द ओपन ग्राउंड अराउंड मैन हाउस। जो प्लांट्स वगैरह हैं वो आकर, और वीडी टेंडेंसी मतलब अपने आप उग जाती हैं, तो ह्यूमंस के जो घर
ह्यूमंस जहाँ रह रहे थे वो किसी के घर के आसपास या बहुत सारे, जहाँ अब कोई ह्यूमंस अकेले तो रहेगा नहीं, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे साथ में, तो घरों के आसपास आके वो वीडी टेंडेंसी मतलब वो अपने आप उग गया होगा। प्रोबेबली सीड्स वर ड्रॉप्ड एक्सीडेंटली नियर द हाउस फ्रॉम द नेचुरल हैबिट। हो सकता है कि सीड्स एयर से आ गए होंगे या किसी कोई ह्यूमंस लेकर अरे कोई इंसेक्ट वगैरह लेकर आ गया होगा। तो पहला स्टेज में ये हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि सीड्स वेर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड फ्रॉम द ओपन ग्राउंड मैन एंड फेंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड कैटल। फिर क्या हुआ, ह्यूमन ने देखा कि वो ग्रो करने लगा, तो उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग वगैरह किया, उसको प्रोटेक्शन दिया कि कोई एनिमल्स का खा ना जाए उसको। फिर एट दिस स्टेज द मैन ऑल्सो सेलेक्ट म्यूटेंट जीन्स फॉर इंक्रीज पेलेटेबिलिटी अनदर डिजायर्ड ट्रेट। और इस स्टेज पे ह्यूमन ने देखा कि ये मेरे यूज़ का है, तो अब मैं इसको और मॉडिफाई करूँ, उसमें कुछ चेंज करूँ, और उसके बाद उसको ताकि ज़्यादा इल्ड हो, पैलेटेबिलिटी हो। पैलेटेबिलिटी मतलब होता है टेस्ट, ज़्यादा स्वाद आए, यमी टेस्ट हो, और अदर जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, ज़्यादा इल्ड हो, ज़्यादा बड़ा फ्रूट हो। तो इसको ह्यूमन ने अपने अंडर में लेकर उसको ग्रो कराना शुरू किया। थर्ड स्टेज में क्या है, मैन लर्नड सोइंग ऑफ सीड। और थर्ड स्टेज में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई, मतलब मैन खुद ही सीख गया कि कैसे कैसे सोन करना है, एट द राइट टाइम, किस टाइम पे सो करना है, विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट फॉर रिक्वायर्ड हस्बेंड्री अप टू हार्वेस्टिंग। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि मैन खुद सोइंग करना सीख गया, उसके बाद जो भी उसके लिए चाहिए होता है प्लांट, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर ह्यूमंस ने अपना वाइल्ड प्लांट को सीख लिया, वाइल्ड प्लांट को क्रॉप प्लांट में कल्टीवेट करना सीखा, खुद से ग्रो करना सीख लिया, और इस तरह से कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स शुरू हो गई। ठीक, तो ये तो हमारा था डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। क्या हुआ ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ओरिजिन में क्या है कि कोई हमारा वाइल्ड प्लांट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डोमेस्टिकेशन कहाँ से हुआ। डोमेस्टिकेशन क्या है, किसी वाइल्ड स्पीशीज़ के प्लांट को ह्यूमन कंट्रोल में लेकर उसमें कुछ चेंज करना, जीन लेवल पे चेंज करना, उसको किसी और प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाना, किसी तरह से उसको अपने कंट्रोल में लेकर अपने यूज़ के लिए उसको मॉडिफाई करना, धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाना ताकि वो हमें फ़ायदा दे सके, उसको कहते हैं हम डोमेस्टिकेशन। सिंपल अगर कहें तो वाइल्ड स्पीशीज़ वाइल्ड प्लांट को क्रॉप प्लांट में चेंज करने के प्रोसेस को ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं। फिर डोमेस्टिकेशन मेसोपोटामिया में आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, और सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वगैरह वीट थे, बार्ली थे, ये सब चीज़ें थी, पीस थी। फिर डोमेस्टिकेशन की इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो डोमेस्टिकेशन की इफ़ेक्ट ये है कि वैसे डोमेस्टिकेशन के कई सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं कि डोर्मेंसी पीरियड में कमी आई, टॉक्सिक्स ख़त्म हुए, फिर है कि सिंक्रोनी में चेंज आई प्लांट्स के, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट ऑफ डोर्मेंसी। फिर स्टेजेस हमने देखा डोमेस्टिकेशन का कि कैसे कैसे ह्यूमंस ने उसको सीखा ग्रो कराना। तो ये तो हुआ हमारा डोमेस्टिकेशन।